चलो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत प्यारा सा लेक्चर है। बायोलॉजी भी आज से शुरू कर दी है मेरे दोस्त। बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर आपको पता है क्लास 12 का, जिसका नाम है जीवो में जनन। क्या नाम है? जीवो में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? तो यह जीवो में जनन यानी कि जीव जो होता है उसमें जनन कैसे हो सकता है। जनन समझ रहे हैं? जन्म जिसको बोलते हैं। जीवों में कैसे जनन हो सकता है? देखिए, बहुत प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। तो यहाँ पे हम उस चीज की बात करने वाले हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर आप पढ़े भी है, पढ़ाए भी हैं हम आपको। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वो पूरा चैप्टर नहीं, वो पूरा चैप्टर सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो उस चैप्टर से आपको सेलेक्ट किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अलग, सब्जेक्टिव अलग लाते हैं आपके लिए। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, बायोलॉजी का क्लास 12 का। चलो हम शुरू करने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको लैंगिक जनन क्या है। देखिए, लैंगिक जनन सिंपल होता है। लैंगिक जनन है क्या? आप यहाँ पे एक फिगर देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, बायोलॉजी है तो इसमें गलत मत समझना, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाने में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट पार्ट को डील किया जाता है जिससे आपको थोड़ा सा शर्म सा आता है। लेकिन शर्म को कर टट्टा भाई और पढ़ने के प्रयास करो। देखो, यहाँ पे कहा गया है, सिंपल बात है, लैंगिक जनन है क्या। ठीक है ना? तो लैंगिक जनन की बात करें, लैंगिक जनन होता क्या है, यानी कि जब जनक की प्रक्रिया में जो जनन होता है, जब जनक जनन की प्रक्रिया में जब दो जनक भाग लेता है। देखिए, जनन और जनक अलग चीज है। जनन जो जन्म लेता है, ठीक है ना? जनक जो जन्म देता है, ठीक है। जनक जो जन्म देता है, जनन जो जन्म लेता है, ठीक है ना? तो क्या जब जनन की प्रक्रिया में दो प्राणी या दो विपरीत लिंग वाले जनक, देखिए दो विपरीत लिंग वाले जनक, यानी कि एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। जनक मतलब जो जन्म देने की प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना? जो जन्म देने की प्रक्रिया में भाग लेता है उसको जनक कहते हैं। ठीक है ना? तो जब दो विपरीत लिंग वाले जनक क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। जो आपके सामने फिगर में भी दिख रहा है, देखिए, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। यह जनन करने की प्रक्रिया शुरुआत यही से होता है। सेक्सुअल मतलब जो कर रहा है, उसके बाद यह प्रक्रिया होगा। अब जीव पर डिपेंड करता है कि उसमें जन्म कितने दिन बाद होगा। मनुष्य में सिंपल जो सेक्स होने के बाद क्या होता है, शारीरिक संबंध होने के बाद 9 महीना के बाद वो जन्म लेता है जनक के शरीर से। हाँ या ना? उसी प्रकार से सिंपल है कि आप जब जनन की प्रक्रिया में जब दो विपरीत लिंग वाले जब जनक भाग लेते हैं, तो उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। जो फिगर के आप माध्यम से खुद समझ सकते हैं कि जब दो जनक है, दोनों समान है लेकिन दो विपरीत लिंग है, स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग। ठीक है ना? जब दोनों भाग लिया तो क्या एक नया जनन का निर्माण करेगा। कुछ दिन बाद कुछ प्रक्रियाएं से गुजरेगा, फिर वो जन्म देगा। ठीक है? ये हमारा लैंगिक जनन हुआ। क्या हुआ? लैंगिक जनन। अब आता है अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें दो जनक भाग नहीं लेता, सिर्फ एक ही रहता है और वो खुद को पैदा कर देता है। नहीं, पहले एक होता है और दूसरे को भाग बट बांट देता है। जैसे कि अमीबा की बात कर ले, पैरामीशियम की बात कर ले। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनक जो जनन की प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जब एकल जनक से संतति की उत्पत्ति होती है, एकल जनक की संतति की उत्पत्ति हो तो क्या होता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। डिफिनेशन आप कैसे भी लिखो, डिफिनेशन का लिखने का तरीका सही होना चाहिए बस। मैंने कहा वैसा जनन, वैसा जनन जिसमें वैसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है, यानी कि जन्म के प्रक्रिया में जनन के प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जैसे समझना, जैसे कि आपके ये ईख का पेड़ दिख रहा है, ये गन्ना का पेड़ है। गन्ना पहले क्या था, ये वो गन्ना था, यह एक गन्ना, और बाद में क्या हो गया, ये एक गन्ना बाद में 10 गन्ने में बदल गया। गन्ना आपने देखा होगा, गन्ना खाया भी, एक गन्ना 10 गन्ने में बदल देता है। उसी प्रकार से यह एक गुलाब का फूल था, एक गुलाब के टहनी को हम काट देते हैं। एक ऑलरेडी पेड़ है, वो पेड़ लगा हुआ है, एक गुलाब का टहनी का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है ना? बहुत सारा इसमें गुलाब फूला हुआ है। ठीक है ना? इस प्रकार से अभी क्या करते हैं, हम इस डहनी को काट देते हैं। इस डहनी काट कर हम इस डहनी को हटाकर हम नया रोप देते हैं पेड़। हाँ है ना? फिर इसी में से यहाँ पे एक पैदा ले लिया,
फिर इसमें तो कोई प्रक्रिया हुआ ही नहीं ना, इसमें जनक दो थोड़ी ना, एक ही था, ये सिंगल था। फिर से ये क्या किया, इसको काट कर इसको अलग कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल एक जनक, जिसे अमीबा में होता है। जिसे यहाँ पे देख सकते हो आप, आलू की देखो, आलू क्या होता है, एक आलू रहता है, वो रोपते हैं, उसके साथ कोई संभोग करने थोड़ी आता है कोई। अरे भाई, एक ही आलू जब पेड़ लेता है तो बहुत सारे आलू में बदल देता है, हाँ है ना। तो उसमें केवल एक जनक भाग लेता है, देख सकते हो आप, यह आलू रोपा गया है, रोपने के बाद ये आलू का पेड़ हुआ, उसके बाद ये बहुत सारे आलू बना देगा। तो क्या ये लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, इसे बताओ तो मेरे दोस्त। यह आपका अलैंगिक जनन है, क्योंकि जनन की प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग ले रहा है, इसलिए अलैंगिक जनन है। तो आपको समझ में आया लैंगिक क्या है, अलैंगिक क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता क्या है मेरे दोस्त, कलिका क्या है। देखिए कलिका, आपने कली जाने होंगे, कवना भौरा के खिलल कली लागे लू, क्या वही हाल है। तो कली सिंपल होता है, कली जो होता है वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे के विज्ञान में क्या होता है, किसी अवशिष्ट पुंकेसर, अवशिष्ट क्या है, प्रोह, जिसको सूट कहते हैं, क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, प्रो मतलब सूट, ठीक है ना। अवशिष्ट प्रोह को क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा ईस्ट। देखो मेरे दोस्त, कलिका होता है, एक कली की तरह रहता है, एक कली। यह सिंपल, अभी फूल बना नहीं है, ये सिर्फ कली है। ये क्या है, एक कली है, ये अभी अपने अंदर ही पे अभी है, ये बाहर निकला नहीं है, फूल के रूप में नहीं है, सिर्फ कली है। वही कहता है वनस्पति विज्ञान में किसी अवशिष्ट प्रो आई मीन सूट को क्या बोलते हैं, कलिका बोलते हैं। किसी सूट को, यही चीज जब फूलेगा, चारों तरफ फैलेगा, तो क्या एक फूल का निर्माण हो जाएगा। पहले तो कली ही होता है, पहले कोई चीज बनने से पहले वो कली होता है, फिर फूल होता है। वही कहा गया है, कलिका क्या है वनस्पति विज्ञान में, किसी यहाँ पे अविकसित, यहाँ पे मैं बार बार उपयोग कर रहा था, तो अविकसित प्रो। देखिए अविकसित मतलब विकास नहीं किया है। अविकसित प्रो जो होता है, जो विकास अभी किया ही नहीं है, ठीक है ना। विकास नहीं किया करने का मतलब क्या है, कि अभी फूल बना नहीं है। जिसे कहता है कि धीरे धीरे विकास करेगा, कोई पेड़ रोपते हैं तो धीरे धीरे विकास करता है, उसी प्रकार से भी विकास पूरा नहीं किया है, भी आधा किया है, कलिका के रूप में है। उसके बाद यही विकसित हो जाएगा, तब ना फूल में हो जाएगा। तो अविकसित क्या कहा, अविकसित प्रो, अविकसित सूट को क्या बोलते हैं हम लोग, कलिका बोलते हैं। हाइड्रा इस्ट क्या है, इसके उदाहरण आप ले सकते हैं। ऐसे यह आप फूल देख रहे हैं, ये क्या है, अविकसित फूल है, ये अभी विकसित पूरी तरह हुआ नहीं है, ठीक है। इसी को कलिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्र प्रकलिका क्या है, समझना। पत्र प्रकलिका क्या है मेरे दोस्त, समझियो कि पत्र प्रकलिका क्या है। कुछ पौधे, मैंने कहा कुछ पौधे, यहाँ पे कक्ष स्थ जो होता है, कक्ष मतलब कक्ष तापमान, रूम का टेम्परेचर, सीधा समझ लो। हम लोग फिजिक्स की भाषा में थोड़ा समझे, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। उसी प्रकार से मैंने कहा कुछ पौधे में कक्ष स्थ जो होता है, कक्ष कक्ष स्थ मतलब क्या होता है, अपने मतलब टेम्परेचर के रूम पे। उसी प्रकार कक्ष स्थ एवं पुष्प कलिका विशेष छोटे भाग क्या होता है, छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, कलिका जो होता है या कक्ष स्थ एवं पुष्प कलिका विशेष छोटे, एक विशेष प्रकार के छोटे कलिकाएं में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक छोटे विशेष प्रकार के, देखो यहाँ मेरे दोस्त, ये छोटे छोटे कलिकाएं हैं, ये छोटी छोटी कलिकाएं के विशेष रूप से क्या होगा मेरे दोस्त, विशेष रूप से आपका वे छोटे कलिकाएं में रूपांतरित हो जाता है, आकार में रूपांतरित हो जाता है, रचना में चेंज हो जाता है। हमें इसे पत्र कालिका कहते हैं, पत्र प्रकालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्र प्रकालिका। यानी कि कुछ पौधे, सिंपल समझिए मेरे दोस्त, कुछ पौधे की जो पक्ष एवं जो पुष्प होता है, विशेष छोटे आकार के रचना में रूपांतरित हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पत्र प्रकालिका, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, पत्र प्रकालिका। इसका आप पीडीएफ भी ले सकते हो, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है 9117823062, इस पर कंटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। देखो यहाँ तक आप ऐप भी डाउनलोड करके पीडीएफ ले सकते हैं, ऐप पर टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए, हर एक चीज के लिए आप केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या केकेजी क्लासेस प्ले स्टोर पर सर्च करके आप लोग डाउनलोड केकेजी क्लासेस, CLASSES क्लासेस,
इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके आता है, क्या है मेरे दोस्त, द्विखंडन क्या है। द्विखंडन से मतलब क्या होता है, जब एक कोशिका है दो खंड में विभाजित हो जाता है, उसी को द्विखंडन बोलते हैं। यानी कि एक बड़ा कोशिका है, किसी कोशिका को दो भागों में विभाजित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। आप समझना प्यार से मेरे दोस्त, द्विखंडन जैसे एक बहुत बड़ा चीज है, उसको दो टुकड़े में बांट देंगे, द्विखंडन हो जाएगा। जैसे कि अमीबा, देखो मेरे तो यह क्या है, एक बड़ा कोई सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, जिस सेल में यह आपका सेंटर है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं, इसको बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर बोलते हैं। सेल जो है सेंटर है, आप देख सकते हो ये सेंटर है। वह सेंटर जो एक है पहले, ये क्या है, एक कोशिका है, पहले ही था। थोड़ा दिन बाद क्या होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, सेल जो होगा वो दो भाग में टूटने का प्रयास करेगा, देख सकते हो मेरे दोस्त, ये दो भागों में बट रहा है, दो भागों में। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा मेरे दोस्त, ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से बीच में से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू कर देगा, देख सकते हो आप, टूटना शुरू कर देगा। और कुछ दिन बाद यानी कि कुछ चौथे स्टेप में क्या होगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, पहले एक सेल था, अब दो सेल बन गया, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं कि जल्दी से हो जाता है, इसमें कुछ समय लगता है। क्या होता है, कुछ समय लगता है, इसी को बोलते हैं द्विखंडन। डिफिनेशन देखो मेरे दोस्त, किसी कोशिकाओं को दो भाग में विभाजित होकर दो नए कोशिकाएं का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। जस्ट मैंने बताया कि एक कोशिकाएं को दो भागों में विभाजित होकर दो नए कोशिकाएं का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। आप मेरे दोस्त देख सकते हैं सिंपल में द्विखंडन, उदाहरण के लिए अमीबा ले सकते हैं, प्रामीशियम ले सकते हैं। ये भी इसके लिए अमीबा का ही उदाहरण है। अमीबा जो होता है बहुत बड़ा होता है और वह बाद में टूट टूट कर छोटा हो जाता है। जिससे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, एक बहुत बड़ा अमीबा है, यह अपने पहले स्टेप में था, कुछ दिन बाद क्या होगा, यह इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बीच में पतला हो जाएगा। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप में बहुत यह क्या हो जाएगा, एक जगह से बहुत पतला हो जाएगा, इस यहाँ पे देखो। और कुछ दिन बाद ये दो भागों में टूट जाएगा। इस प्रकार से यह अमीबा का भी ऐसा ही हाल होता है। ये बेसिकली क्या है, अलैंगिक जनन है। ये क्या है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में आता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही होता है इस प्रकार की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। बहुखंडन क्या है, बहुखंडन बहुत ईजी है मेरे दोस्त। अलैंगिक जनन प्रक्रिया है कि वह प्रक्रिया, समझना, अलैंगिक जनन प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक क्या होता है, एक एकल मूल क्या करते हैं, कोशिकाएं को कई संतति कोशिकाएं में विभाजित कर देता है। यानी कि सिंपल है कि एक कोशिकाएं है और बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित कर देता है, इसको बोलते हैं हम लोग बहुखंडन। बहु मतलब बहुत सारा होता है, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि जब एक कोशिकाएं दो या दो से अधिक कोशिकाएं में विभाजित हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बहुखंडन। आप थोड़ा समझना मेरे दोस्त, जैसे कि आप यह देखो, यह कोई सेल है, इस सेल में मेरे दोस्त क्या है, एक सेंटर कोशिकाएं है, सेल में भीतर आपको देख सकते हैं सेंटर, सेंटर कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, केंद्रक है। यह क्या हुआ मेरे दोस्त, धीरे धीरे सेकेंड स्टेप में क्या हुआ मेरे दोस्त, ये कोशिकाएं बहुत सारे कोशिकाएं बदल गया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यह कोशिकाएं कुछ दिन बाद ये बहुत सारे कोशिकाएं बदल गया और इतना ओवर हो गया कि बाद में जाकर ये फैल गया, बहुत सारे कोशिकाएं में बदल जाता है। यानी कि पहले यह एक था, पहले ये एक था, और कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये बहुत सारा हो गया, इन्फिनाइट मतलब बहुत सारा, हम अनंत ले रहे हैं, यानी कि इन्फिनाइट बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो गया। तो बहुखंडन क्या है, जब एक कोशिका है विभाजित होकर बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाता है, इसको हम लोग बहुखंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, बहुखंडन बोलते हैं। इजी था, बहुत प्यारा सा था, समझना बहुत इजी है। जैसे कि प्रामेशियम, शैवाल, ये सब क्या है, इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आता है, क्या है, किस प्रकार से आता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पे जीवाणु कोशिकाएं में द्विखंडन को नामांकित द्वारा प्रदर्शित करें। आपको जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जीवाणु कोशिकाएं के द्विखंडन द्वारा उसको क्या करना है, आप लोग को द्विखंडन द्वारा नामांकित आरेख बनाए। द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका जो होता है, जो दो होता है, दो नए कोशिका में
विभाजित कर देता है। जिसे आपके सामने दिख रहा है, यह एक कोशिका है। यह कुछ दिन बाद सेकेंड स्टेप में यह जो सेंटर है, यह दो भागों में बदल बदल गया। दो भागों में, इसके अंदर तो बदल गया, अब इसको टूटना चाहिए, तो कुछ दिन बाद पहले इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना, दो भाग में। कुछ दिन बाद फिर इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से ब्रेक करना शुरू करेगा सिंपल वे से। कुछ दिन बाद क्या होगा, यह दो भागों में विभाजित विभाजित हो जाएगा। यानी कि सिंपल समझ में क्या आया, पहले तो ये एक सेल था, पहले ये एक था, बाद में क्या हो गया, यह दो हो गया। पहले एक था और क्या हो गया, ये दो सेल में विभक्त हो गया। ठीक है, इसी को हम आप लोग बोलते हैं, आप जीवाणु कोशिका में द्विखंडन को नामांकित चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, तो एक मिनट लाइन पर रुकिएगा मेरे दोस्त, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है। हाँ सॉरी गाइस, मेरे दोस्त, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा कॉल था, इसलिए थोड़ा सा, चलो ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा मेरे दोस्त, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ये, एक पुंजक या क्लोन क्या है, इसको समझिए। एक पुंजक या क्लोन होता क्या है, ठीक है। एक पुंजक और क्लोन की बात करें मेरे दोस्त, देख सकते हो 8 नंबर क्वेश्चन, एक पुंजक या क्लोन है क्या। सिंपल समझना मेरे दोस्त, देखिए चूंकि अलैंगिक जनन जो होता है, उसमें एक ही जनक क्या भाग लेता है, ये आपको खुद पता है। जो अलैंगिक जनन होता है, केवल एक जनक भाग लेता है, वही बेसिकली अपने खुद से ही बिना संभोग किए हुए, बिना स्त्री और पुरुष के साथ कंबाइंड किए हुए वो अपना काम कर लेता है, ठीक है ना। इसमें है क्या मेरे दोस्त, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, ये आपको खुद पता है कि एक जनक भाग लेता है, ठीक है ना। तो इससे प्राप्त क्या, जो इससे प्राप्त जो संतति होता है, इससे प्राप्त जो जो जनक होता है, मतलब जनन होता है, इससे प्राप्त जो बच्चा होता है, संतति मतलब सीधा समझ लो बच्चा जो होता है, ठीक है, शिशु जो होता है, अनुवांशिकी रूप से समान के साथ साथ आपस में भी समान होता है। यह तो आप खुद जानते हो मेरे दोस्त। अगर मनुष्य के बच्चा मनुष्य के समान होता है, ऐसा नहीं कि मनुष्य के बच्चा जानवर हो जाए। यह मेरे दोस्त क्लोन कहने के मतलब यही हुआ, यानी कि एक अपिपुंजक यही होता है मेरे दोस्त, कि जब अलैंगिक जनन में होता क्या है, एक जनक भाग लेता है। तो ऐसा नहीं कि अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन सिंपल है, जैसा जनक होगा, जैसे गुलाब का फूल है, आपको हम जस्ट बताया गुलाब का फूल, अगर गुलाब का फूल रोपे हुए, ठीक है ना, इसमें गुलाब फूल आया है बहुत प्यारा सा, चलो इधर गुलाब फूल आया, अगर इस गुलाब को हम क्या करते हैं, इस गुलाब मेरे दोस्त, ठीक है, इसको आप काट लीजिए, इस डहनी के काट लीजिए, ठीक है, और एक नया डहनी इसमें रोप दीजिए, ठीक है ना, रोप दिए, तो ये रोपने के बाद क्या होगा, यह गुलाब का पेड़, यह गुलाब के पेड़ में कोई डिफरेंट नहीं होगा, इसके रूप में अनुवांशिक रूप से समान तो होंगे, साथ ही आपस में दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा। यानी कि देखो समझो मेरे दोस्त, यह गुलाब का फूल, यह गुलाब का फूल के बराबर होगा। क्या आप जो है वो, तो आप तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, हम लोग लैंगिक जनन से आते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अलैंगिक जनन की बात हो रही है। तो अलैंगिक जनन में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होता है, रूप रंग समान होते हैं और साथ में आपस में भी समान होते हैं। लेकिन लैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में तो होता है, लैंगिक में होता क्या है, आपको जैसे स्त्री पुरुष आता है, तो वो फिक्स नहीं रहता है कि वो स्त्री होगा या पुरुष होगा, यानी कि माता के समान होगा, वे पिता के समान होगा। इसलिए लैंगिक की बात नहीं, अलैंगिक ही होता है। अलैंगिक में होता है मेरे दोस्त है, जिस तरह वह जनक रहता है, सेम जनक के समान ही होता है। आप बताओ, अगर आलू है, आलू अगर रोपा गया, एक आलू को हम लोग रोपे हुए हैं, ठीक है ना, बाद में रोपे तो ये पेड़ हुआ, बाद में क्या होता है, ये बहुत सारे आलू में विभक्त हो जाता है। आपने आलू का पेड़ भी देखा होगा, आलू खोने होंगे उसको पता है, जो जो खोना है आलू उसको पता है, हम खुद खोने हैं हमको पता है, अब नहीं खोने हैं, शहर वाले सब पापा के पारा लोग होगा चाहे परी लोग होगा, उसका बातें कुछ और है, ठीक है। सीबीएसई वाला होगा तो कुछ बातें अलग है, ठीक है। तो क्या होगा मेरे दोस्त, बहुत सारे आलू में, तो क्या यह आलू और यह आलू में फर्क होगा, नहीं, ये सेम होगा मेरे दोस्त।
कोई अलग नहीं होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपस में बिल्कुल रूप रंग समान होगा। ठीक है, वही होता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, तो इससे प्राप्त संतति जो होता है मेरे दोस्त, अनुवांशिकी रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो प्राप्त संतति होता है क्या कहता है, एक पुंजक या क्लोन कहलाता है। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, इसका पीडीएफ भी ले सकते हो, यहाँ तक ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है ना, पीडीएफ लेने का दो तरीका है। एक तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हो, एक आपको ऐप के माध्यम से ले सकते हो। ऐप के माध्यम से लेना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप पे लेना के माध्यम चाहते हैं, नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कर लीजिए। दोनों का लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा मेरे दोस्त। वहां पे आप प्राइस कम मिलेगा ऐप पर, और उससे आप प्राइस कम मिलेगा, और व्हाट्सएप पे थोड़ा सा प्राइस ज्यादा मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ाया जाता है। कांटेक्ट नंबर आपके सामने दिख जरूर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र क्या है, यह किससे होता है। देखो मेरे दोस्त, ऋतुस्राव चक्र क्या है, यह किसमें होता है, यह बात करना है। ठीक है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र है क्या और यह किसमें होता है। देखो ऋतुस्राव चक्र होता है, ये किसमें होता है आपको पता है, सिंपल आप प्राइवेट स्तनधारियों में पाया जाने वाला चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ठीक है ना, चक्र कहते हैं। ठीक है ना, कहा जाता है यह मनुष्य, बंदर तथा आप ये क्या होता है, गोरिल्ला में होता है। ये मेरे दोस्त ऋतुस्राव चक्र जो होता है, आपसे पूछेगा किसमें होता है, तो मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, गोरिल्ला में होता है। ये सब क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र। तो क्या होता है, प्राइवेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ही ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ये डिफिनेशन इजी है और ये 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके क्या है, बांधे निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन आपको 12वें एग्जाम में आ चुका है और पूछा भी जाता है कि आपको बांधे निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। तो बांधे निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर क्या है आपको बताते हैं। देखो, जो बांधे निषेचन होता है, इसमें जो युग्मक होता है वो संलयन बाहरी माध्यम से होता है। एक मिनट समझो मेरे दोस्त, जो बाह्य निषेचन होता है, जो इसमें युग्मक होता है, युग्मक का संलयन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। क्या आपको क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि बाहरी निषेचन यानी कि बाहर तेरे तरफ हो रहा है, और आंतरिक निषेचन यानी कि इसमें युग्मक संलयन जो होता है अंदर की तरफ होता है। क्या कहा, यहाँ आंतरिक निषेचन के माध्यम से होता है, इसमें निषेचन युग्मक संलयन क्या होता है, आंतरिक माध्यम से होता है यानी कि अंदर के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है, बाहर के माध्यम से होता है, बाहरी माध्यम से होता है। वो दीजिए। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक माध्यम में मुक्त किए जाते हैं। मेरे दोस्त कहा गया यहाँ पे समझना कि बाह्य निषेचन है, तो बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के युग्मक माध्यम में क्या होता है, मुक्त किए जाते हैं। दोनों माध्यम में मुक्त किए जाते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन में केवल नर युग्मक क्या करते हैं, नर युग्मक माध्यम में ही मुक्त करते हैं। यानी कि बाह्य निषेचन में नर एवं मादा दोनों मुक्त कर सकता है, लेकिन आंतरिक निषेचन में केवल क्या होता है, नर युग्मक माध्यम में ही मुक्त की जाती है। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ पे केवल नर के माध्यम से, नर युग्मक माध्यम में ही मुक्त किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों प्रकार के युग्मक माध्यम में मुक्त की जाती है। दोनों कहने के मतलब नर और मादा दोनों की बात की जा रही है। तो बाह्य निषेचन बाहर के माध्यम से होता है, आंतरिक निषेचन अंदर के माध्यम से होता है। बाह्य निषेचन में क्या होता है, दोनों प्रकार के युग्मक माध्यम से मुक्त किए जाते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन में केवल नर युग्मक माध्यम से निषेचन क्या किया जाता है, उसको मुक्त किए जाते हैं। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए बाह्य निषेचन की बात करें तो यहाँ पे बाह्य निषेचन में विकसित हुए अपने नवीन संतति, नवीन मतलब छोटा होता है, नवीन संतति तो होता है क्या होता है, असुरक्षित होता है। भाई बाहर के माध्यम से आप ही बताओ, अगर बच्चा, जैसे कि सिंपल समझ लो, अगर बाई द केस जंगल में बच्चा कोई पैदा लिया, ठीक है, अब कोई शेरे का बच्चा हुआ, हिरन का बच्चा हुआ, अगर बाय द केस हिरन के बच्चा जंगल में हो रहा है, पैदा ले रहा है, बेचारा तब माता तो उसका बेहोश हो जाएगी, और बच्चा का कोई हो सकता है दूसरा जानवर खा जाए, यानी कि सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। लेकिन आंतरिक निषेचन में भाई ये सुरक्षित सुरक्षित है। आंतरिक निषेचन में विकसित हुए संतति सुरक्षित होते हैं, क्योंकि आंतरिक निषेचन में जब विकसित हो जाते हैं तब वो बाहर आता है। वही कहता है आंतरिक निषेचन में क्या विकसित हुए संतति क्या होता है,
सुरक्षित होता है, क्योंकि जब यह पैदा लेगा तो ये सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अंदर के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहर के माध्यम से देख लो भाई, बाहर आएगा तो कोई खा ही जाएगा, कोई मरिए जाएगा, कुछ काटिए लेगा उसको। हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी जस्ट आपको पढ़ाया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक भाग लेते हैं जन्म की प्रक्रिया में। अलैंगिक जनन में होता है एक जनक भाग लेता है जन्म की प्रक्रिया में। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो लैंगिक और अलैंगिक में अंतर करते हैं, यह अलैंगिक है, यह लैंगिक है। अलैंगिक में क्या होता है, केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, आपको जस्ट बताया। इसमें केवल एक जनक भाग लेता है जन्म की प्रक्रिया में। जबकि लैंगिक में क्या होता है, दो प्राणी भाग लेते हैं जन्म की प्रक्रिया में, अभी जस्ट बताया। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, जंतुओं में शुक्राणु, अंडाणु तथा पादप में आप परागकण एवं अंडे होता है। जैसे देखिए, आप व्रीय जानते होंगे, व्रीय जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि बिना व्रीय गिरे पीरियड्स होता है, आप समझते हैं। अब पीरियड्स होता है जब तक नर का जो शुक्राणु है जब तक स्त्री के अंदर नहीं जाएगा, तो कैसे पैदा बच्चा होगा, नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब कोई जानवर है, कोई पक्षी है, पक्षी क्या करते हैं, वो अंडा देते हैं। अंडा होता है, देखो यहाँ पे होगा अंडा, शुक्राणु अंडा के माध्यम से अंडा देता है, फिर बच्चा होता है। कुछ में क्या होता है, शुक्राणु द्वारा, कुछ में परागन, जैसे पेड़ पौधा की बात कर ले, उसमें क्या होता है, यहाँ पे परागन होता है, परागन होता है, वो है कि नहीं। किसी जल के माध्यम से होता है, किसी में कीड़ा के माध्यम से होता है, कीट के माध्यम से होता है, कोई वो हवा के माध्यम से होता है। बहुत सारा माध्यम होता है इसमें परागन में, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे सिंपल लैंगिक जनन में क्या होता है, जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में शुक्राणु, अंडाणु तथा पादपों में, देखो जंतुओं में क्या होता है, शुक्राणु, अंडाणु, क्योंकि जंतु जो है हमारा जानवर है, हमारा जो जंतु है, और पादप मतलब पेड़ पौधा, जंतु मतलब जीव की बात कर रहे हैं। शुक्राणु, अंडाणु और पादपों में परागन एवं अंडपन बनते हैं। ठीक है, समझ गए। थर्ड पॉइंट क्या है, लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन। जो लैंगिक जनन होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो समसूत्री विभाजन इसलिए कहा गया है कि समझना, इस बहुत प्यारा अलैंगिक जनन जो होता है इसमें समसूत्री इसलिए होता है कि जो बच्चा होता है सेम होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इसमें नर होगा या मादा होगा, सिंपल एक ही होबे करता है इसमें, क्योंकि एक वो जनक है, उसी को काट के रोप दीजिए। अरे गुलाब के फूल है, चाहे आप समझ आलू है, आलू एक है, वो नर मादा तो ये पता चल रहा है भाई, वो भी तो जिंदे रहता है, नर मादा थोड़ी ना। पेड़ है, पेड़ में नर मादा पता चल रहा है आपको, कौन नर है कौन मादा है। सब पेड़ तो क्या, सब पेड़ तो फल ही देता है, हाँ या ना। तो क्या होगा, जब पेड़ है तो समान सूत्र है भाई। जब एगो पेड़ आम का पेड़ रोपेंगे तो आम ही रोपेगा ना, अमरूद थोड़ी हो जाएगा। उसमें ये नर है तो ये मादा थोड़ी हो जाएगा। आप ही बताओ, तो इसमें समसूत्री होता है, मतलब समान फिक्स है। लेकिन जब इसमें बात करें अर्धसूत्री, इसलिए होता है अर्धसूत्री, मतलब इसमें फिक्स नहीं रहता है कि वो नर पैदा लेगा कि मादा लेगा। आप ही बताओ, जब मुर्गा ही अंडा देता है तो मुर्गा भी हो सकता है, मुर्गी भी हो सकता है, मतलब आधा आधा पॉसिबल रहता है ना। बच्चा जैसे मानव ही जब प्रेग्नेंट होती है तो ये फिक्स ही रहता है कि बच्चा मतलब क्या होगा, लड़का ही होगा कि लड़की होगा, ये फिक्स नहीं है। मतलब अर्धसूत्री मतलब आधा आधा चांस होता है, दोनों में, दोनों हो सकता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है, अलैंगिक जनन में प्रजनन की दर तीव्र होती है। जो अलैंगिक जनन होता है मेरे दोस्त, वो तीव्र होता है। जो प्रजनन होता है उसकी प्रक्रिया वो काफी तीव्र होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में काटिए, दूसरा का दिन लगाइए, फटाक से हो गया। मतलब भाई आलू है, बहुत सारा पेड़ पौधा है, रोपने में कितना दिन होता है, आज रोपेंगे वो पेड़ बन जाएगा, आज रोपेंगे 5 दिन बाद देखेंगे जड़ उसका फैलेगा अपने से खुद क्या होगा, वो अपने अपने आप से प्रकाश संश्लेषण लेगा, भोजन बना रहा है, खा रहा है, बस हो गया। कितना दिन लगा, कुछ टाइम नहीं। लेकिन देखो लैंगिक जनन में क्या होता है, जनन की प्रक्रिया कम होता है। देखो जनन की दर जो होता है कम होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है मेरे दोस्त। अभी तो आप बच्चा जो होता है मानव में कितना 9 महीना बाद होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे जंतु में, बहुत सारे जानवरों, पक्षियों में बहुत टाइम के लिए ये होता है। ठीक है ना, 9 महीना, किसी में 10 महीना, हाँ है ना। तो इसमें धीमे 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 काम होता है। लेकिन इसमें तो बस लो, कोई दिक्कत नहीं, एगो आज काट दो दूगो हो गया, लो हाँ एगो है दूगो हो गया, हाँ सिंपल बात है। ठीक है, तो लैंगिक और अलैंगिक में अंतर हो गया। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निषेचन क्या है।
देखिए निषेचन की बात करें मेरे दोस्त, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि निषेचन क्या होता है। नर तथा मादा युग्मकों संलयन से क्या होता है, युग्मकों संलयन से युग्मज बनने की प्रक्रिया। मैंने कहा नर या मादा युग्मकों, क्या युग्मकों संलयन से, क्या युग्मनज, क्या युगल युगज बनने की प्रक्रिया, क्या युगज बनने की प्रक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे युगल बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको निषेचन कहा जाता है। समझिए मेरे दोस्त, इसका दूसरा नाम आप युग्मक संलयन भी है। इसे निषेचन का दूसरा का नाम क्या है, युग्मक संलयन भी है। इसको प्यार से समझना है, समझने का प्रयास कीजिए कि नर तथा मादा युग्मकों संलयन में क्या होता है, युगनज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा निषेचन कहलाता है। इसका जो दूसरा नाम है युग्मक संलयन भी है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। क्या होता है, युग्मकों का संलयन आप द्विगुणित द्विगुणित युगज द्वारा उत्पन्न होता है। क्या होता है, द्विगुणित युगज द्वारा उत्पन्न होता है, इसीलिए हमको इसको निषेचन या युग्मक संलयन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परागन क्या है। देखिए परागन और परपरागन दो पॉसिबिलिटी होता है। परागन और परपरागन क्या है समझिए। परागन जो होता है जब इसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के दूसरे टहनी में चला जाए, ये समान पुष्प के चल जाए। जिससे कि सीधा समझिए मेरे दोस्त, मैंने कहा जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प तक पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। समझना, जैसे कि यह पुष्प है, यह पुष्प आप दिख रहे हैं, यह पुष्प से इस पुष्प से यहां से निकलकर यह जा रहा है यहाँ पे, यानी कि एक एक पेड़ है, हाँ है ना। और सेम पेड़ यह भी औ है, ये भी औ है, सेम पेड़ यहाँ पे भी है, इस पुष्प से निकलकर यहाँ पे पहुंच रहा है। अब ये किस माध्यम से जाएगा ये फिक्स नहीं है कि वायु के माध्यम से जाएगा, कीड़ा के माध्यम से जाएगा, जल के माध्यम से जाएगा, माध्यम बहुत सारा है, ठीक है। तो यह जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या उसी फूल के सेम सेम प्रजाति के फूल के उस प्रजाति में, यानी कि इस फूल से उस फूल में क्या हो, पहुंच जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, परागन। क्या बोलते हैं, अरे परागन। जब परागन जो परागकण जो होता है, परागन क्या है, जब परागन पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प के या उसी जाति के दूसरे पुष्प में पहुंचती है या वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसे परागन कहते हैं। ठीक है, आप सामने देख सकते हैं, इसी पुष्प के इसी पुष्प में पहुंच रहा है, या इसी जाति के दूसरा पुष्प है तो इस पुष्प से उस पुष्प में पहुंच रहा है, इसको क्या बोलेंगे, पर परागन बोलेंगे। तो पर परागन क्या है, तो पर परागन सिंपल है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, सिंपल है, जब एक पुष्प के परागकण परागन दूसरे पुष्प के क्या दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, यानी कि एक फूल है, ये दूसरा का फूल है, ये दूसरा जाति के है, देखो इससे निकलकर यहां तक पहुंचा। अब किसके माध्यम से, तो कीड़ा के माध्यम से पहुंचा। मधुमक्खी देख रहे हो, यहाँ पे मधुमक्खी है मेरे दोस्त, यह मधुमक्खी बैठा हुआ है, इस फूल पर बैठा पहले, और यह उड़ कर क्या गया, उड़ा, और फिर दूसरे फूल पर जाकर बैठ गया। उड़ देख देख सकते हैं यहाँ पे उड़ रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो क्या हुआ, एक फूल का परागकण दूसरे प्रजाति के फूल के परागकण तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परपरागन बोलते हैं। तो परपरागन क्या है, जब एक पुष्प के परागन दूसरे पुष्प के पुष्प पर पहुंचता है, यानी कि एक सिंपल है मेरे दोस्त, एक पुष्प के परागन दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो क्या बोलते हैं, इसको परपरागन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प क्या है, एक लिंगी पुष्प क्या है, बात करते हैं। द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है, ठीक है ना। जिस पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर क्या होता है, दोनों विद्यमान प्रेजेंट होता है, उसमें रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के पुष्प को द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको यह पुष्प का एक फूल दिख रहा है, यहाँ पे एक फूल दिख रहा है, यह फूल जो बेसिकली क्या है, इस फूल को बांटे तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे पुंकेसर निकलता है, ये हमारा पुंकेसर है, ठीक है ना, पुंकेसर। फिर आपकी बात करें, पुंकेसर है, इस फूल को भी देखो पुंकेसर है, और ये हमारा क्या है, स्त्री केसर है, ये क्या है, हमारा स्त्री केसर है। तो याद रखना, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जब विद्यमान होता है किसी फूल में, उसे बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, ठीक है ना। जिस
उसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों विद्यमान होता है, दोनों प्रेजेंट रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों अवेलेबल है। यही फुलवा यहाँ पे दिख नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, चलो अब आता है उसका एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में सिंपल होता है, जब पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर हो। केवल एक ही हो सकता है, पुंकेसर हो सकता है या स्त्री केसर हो सकता है, कोई एक ही होगा। पुंकेसर या स्त्री केसर होता है तो इसे क्या बोलते हैं, तो उस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। तो ये जरूर ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। सिंपल है, जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है तो उस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। केवल इसमें स्त्री केसर या केवल पुंकेसर है, इसलिए ऐसे पुष्प को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। मोनोकार्प क्या है, मोनोकार्प क्या है, यानी कि वैसा पुष्प या वैसे पौधे जो अपने लाइफ में केवल एक बार जन्म करता है। सीधा समझो, कुछ पौधे जो जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पासन करते हैं, पुष्पासन करते हैं, वैसे मोनोकार्प कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपनी लाइफ में मात्र एक बार ही पुष्प देते हैं और मर जाते हैं। जैसे कि देखिए, केरा के पौधा, आपको खुद पता है, केरा के पौधा जो होता है एक बार ये फूल देकर फल में आ जाता है। देख सकते हैं फल है यहाँ पर लगा हुआ है, ये फिर जब फल कटा जाएगा तो इस पेड़ को काट कटा दिया जाएगा। दूसर का ये पुष्प नहीं देने वाला, दूसर का यह यहाँ पे पुष्पासन नहीं देने वाला है। हाँ है ना, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में केवल एक बार पुष्प देते हैं, उसी को मोनोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोकार्प कहते हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 था, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इतना ही था। ऑल चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। टेंशन मत लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और जो भी नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए, और के किसी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए मेरे दोस्त। वहाँ पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट भी है, और साथ में अच्छा लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस है, 99 रुपये से शुरू है। टेस्ट भी देना चाहते हैं, टेस्ट के लिए भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, के क्लासेस। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।